हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कल मैंने शुरुआत किया था अपने यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा का, मैं छोटी सी क्लिप डाला था। आप सभी दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया, लाइक दिए, शेयर दिए, सब्सक्राइब दिए। तो उसी के क्रम में आज फिर मैं आपके सामने गणित का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के प्रकार बहुत सारे बनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त अभी आगामी परीक्षा हमारी जो आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो परीक्षा आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट, उसमें भी मैथ के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से हमारे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है पूर्ण संख्या। तो आइए दोस्तों, हम आज नंबर सिस्टम को जब शुरुआत करेंगे तो संख्याओं के वर्गीकरण से ही करेंगे। तो जो साथी हमारे पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आज से ही आपको पेट के लगभग सारे सिलेबसों की तैयारी मैं करवाऊँ। बहुत ही कम समय बचा है, कम समय में संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। मुझे खुशी होगी मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्यारे टॉपिक नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को दोस्तों हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं संख्या का मतलब तो संख्या होता ही है, पद्धति का मतलब होता है तरीका या प्रकार। पद्धति का मतलब क्या होता है? तरीका या प्रकार। बहुत आराम से आराम पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम के साथ। तो संख्या की पद्धति का मतलब होता है कि संख्या को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या को प्रदर्शित करने का हमारे पास कुल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारा आता है दशमलव पद्धति। क्या होता है? पहला होता है दशमलव पद्धति। दूसरी सभी लोगों ने सुना है बाइनरी सिस्टम, जिसे कहते हैं ना बाइनरी पद्धति। बाइनरी पद्धति को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी पद्धति। इसमें इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तीसरी पद्धति हमारी आती है ऑक्टा पद्धति। क्या है हमारी? ऑक्टा पद्धति है। और चौथा है हमारा दोस्तों हेक्सा पद्धति। एक सब जोड़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ऑक्टा दशमलव पद्धति। क्या जोड़ लेंगे? ऑक्टा दशमलव पद्धति। और इसमें जोड़ लेंगे हेक्सा दशमलव पद्धति, तो समझने में आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मेन बात इसमें यह है कि हमें पढ़ना क्या है, इन चारों पद्धतियों में हमें पढ़ना क्या है। इन चारों पद्धतियों जैसे यूपी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पेट और ग्रुप डी, रेलवे, ग्रुप सी, सभी एग्जामों में ज़्यादा करके पूछता क्या होता है? दशमलव पद्धति। और जब थोड़ा सा और एडवांस लेवल में बढ़ते हैं तो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में द्विआधारी पद्धति पर भी सवाल पूछ लेता है। कभी कभी तो पूछ लेता है हमारा क्या? दशमलव, हेक्सा दशमलव और ऑक्टा दशमलव पद्धतियों पर भी। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ये हो गया, नोट कर लीजिएगा। आप पढ़ते हैं अब हम दशमलव पद्धति। कॉपी पर निकाल कर बैठ लीजिएगा। आने वाली एक एक लाइन से आपका एक एक प्रश्न बनेगा दोस्तों।
बस प्रयास ये है कि आप बढ़िया मस्त से मज़े से पढ़िए। हमारा काम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी से अच्छी सुविधा देना, अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम देना, अच्छा से अच्छा कंटेंट देना। आपको सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ना है बैठकर। देखते हैं, सबसे दशमलव पद्धति जब आता है तो हमारे ऊपर सबसे पहला प्रश्न सवाल ये उठता है, पहला प्रश्न ये उठता है कि दशमलव पद्धति में अंकों को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो अंकों को प्रदर्शित करने के लिए हमें कितने अंकों की सहायता होती है। दशमलव पद्धति से जब हम संख्या को प्रदर्शित करेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जब इस बात ये आती है दशमलव, कह रहे हैं दशमलव पद्धति में अंकों को कहते हैं दशमलव पद्धति में थोड़ा सा मिस हो रहा है मिटाने में दोस्तों। दशमलव पद्धति में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों, तो दशमलव पद्धति में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम अंकों की आवश्यकता कितनी होती है, 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कितने अंकों की आवश्यकता होती है दोस्तों, जब 10 अंकों की आवश्यकता होती है, वो अंक होते कौन कौन से, आइए देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ठीक है। 10 क्यों नहीं लिखा, 10 2 अंकों में हो जाएगा तो 10 क्या अंक नहीं होगा, संख्या हो जाएगी। हमें डिजिट की आवश्यकता है कि तो हमें क्या 10 संख्या हो जाती है, इसलिए हम यह 0 से लेकर 9 तक ये अंक कितने हुए, यही 10 अंक हैं जो दशमलव पद्धति में हम क्या करते हैं, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों फिर आगे देखिए कि आगे इसमें इस तरह के प्रश्न कैसे बन सकते हैं और क्या क्या पूछ सकता है हमसे, क्या क्या प्रयास बन सकते हैं। तो हम आप सभी बच्चों ने पढ़े हुए हैं स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान जिसे कहते हैं ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए हम बीच बीच में इंग्लिश का शब्द प्रयोग किया करेंगे, उन्हें भी समझ में आए। तो क्या है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, तो हम किस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं और किस प्रकार से हम अंकीय मान निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अंकीय मान। अंकीय मान को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। अंकीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू जैसे कोई संख्या दी गई है 4 5 7 8, इसमें से 8 का फेस वैल्यू बताओ। तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 8 ही हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 ही हो जाएगी। तो फेस वैल्यू जो होती है, जो अंक होता है उसका फेस वैल्यू वही होता है। फेस वैल्यू जो होता है वो अंक का जो अंकीय मान है, जातीय मान होता है, वो सेम वही होता है जो संख्या जिस स्थान पर रहेगी। स्थान से उसका कोई मतलब नहीं है, जितना उसका मान है वही उसका अंकीय मान होगा। ठीक है, अब इसी जस्ट बगल में हम स्थानीय मान रख रहे हैं और एक रिलेशन बताएंगे अभी आपको। स्थानीय मान इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए यही संख्या हम ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 7 4 5 7 8। अब देखो स्थानीय मान और अंकीय मान में सिर्फ एक रिलेशन ये होता है कि यूनिट डिजिट का यानी इकाई के अंकों का अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो इसका भी प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि अंकीय मान और स्थानीय मान में ऐसा कौन सा अंक है जिसका अंकीय मान और जातीय मान समान होता है। तो क्या होगा, इकाई का अंक ऐसा है जिसका अंकीय मान और जातीय मान आपस में क्या होता है, समान होता है।
फिर आते हैं 5 पे। अगर हम कहें कि 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 5 किस स्थान पर है, 5 उतार लेंगे और देख लेंगे उसके जस्ट उसके बाद कितने अंक हैं, जितने अंक हैं हम उतने ही जीरो को आगे बढ़ा देंगे। तो अगर हम इधर से गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 किसने सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ कितना है 500, यानी क्या है 5 का स्थानीय मान 500 है। 4 का निकालेंगे दोस्तों, तो 4 के बाद कितने हैं 1 2 3 हज़ार के स्थान पर है, तो ये कितना हुआ 4000 हो गया। 4 कितने किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत है, कुछ संसाधन का अभाव है, उपकरण के अभाव है, जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो बनने में भी कुछ समस्याएं हमें समझ में आ रही हैं। जल्द ही उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। माइक आवाज़ की इशू हो रहा होगा, जल्द ही आपको माइक 1 2 दिन में मिल जाएगा, माइक पे पढ़ाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। भाई कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा कंटेंट हम दे रहे हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। अब आती है बात कि हम संख्या का वर्गीकरण करेंगे। मेन बात यहाँ शुरू होता है कि संख्या का बहुत ही ध्यान देने की बात है। कापी किताब आप लोग उठा लीजिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि संख्या का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संख्या का वर्गीकरण करने का मतलब क्या है कि ऐसी ही संख्या को हम बांट सकते हैं जिसको जो 2 संख्या या 3 संख्याओं से मिलकर बनी है। ऐसी चीज़ों को हम तोड़ सकते हैं। भाई क्या जो सिंगल चीज़ों से कैसे तोड़ेंगे हम, मतलब जो कई चीज़ों से मिलकर बनी हो उससे हम तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, सम्मिश्र संख्या का आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, तो सम्मिश्र संख्या पढ़ें। सम्मिश्र संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। सम्मिश्र संख्या इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम्मिश्र संख्या को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं दोस्तों, सम्मिश्र संख्या को हम a प्लस IB से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, सम्मिश्र संख्या को हम सदैव a प्लस IB से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं सम्मिश्र संख्या के कितने भाग बन सकते हैं। सम्मिश्र संख्या को जो हम बांटेंगे दोस्तों, तो 2 भाग बनेगा। कितना भाग बनेगा, एक बनेगा वास्तविक भाग, एक बनेगा, देखो ये हमने क्या लिखा है a प्लस IB लिखा है ना, तो ऐसे पहले समझते हैं। पहले पहला भाग बनेगा a, दूसरा भाग हम इसका गुणांक b का गुणांक क्या लेते हैं, i ले लेते हैं, i। अब देखो 2 भाग हो गया ना a और i। कहने का मतलब ये है कि a जो है मेरा है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो हम सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और क्या बांटेंगे, काल्पनिक संख्या। ठीक दोस्तों, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में बांट देंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या की, क्योंकि काल्पनिक संख्या का विस्तार अधिक है नहीं, ये एक इमेजिनरी नंबर है जो हमारी कल्पनाओं में है। जैसे अभी कल्पनाओं में कौन है, आगे देखते हैं, आई। क्या है, आई मतलब क्या है, इमेजिनरी संख्या। काल्पनिक संख्या को हम कैसे करते हैं दोस्तों, आई से करते हैं। आई का मतलब होता है कि काल्पनिक संख्या, आई का मतलब, तो काल्पनिक संख्या में आई को अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई को हम आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। बस इसमें से एक छोटा सा मान बन सकता है कि हम क्या पढ़ते हैं, आई का मान क्या हो सकता है, आई बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है दोस्तों, -1। आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, √-1 क्या हो जाएगा। बस इतना सा प्रश्न बन सकता है कि आई का मान जो होता है दोस्तों, गर्मी बहुत है, आई का मान, आई स्क्वायर का मान -1 होता है दोस्तों। आई स्क्वायर का मान -1 और आई का मान क्या होता है, √1। सिर्फ इतना ही प्रश्न बन सकता है काल्पनिक संख्या पर, कि काल्पनिक संख्या पर सिर्फ इतना ही मान हम बना सकते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये देखते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या जो विस्तार है दोस्तों, -∞ से कहाँ तक है, +∞ तक।
ये हमारी वास्तविक संख्या है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या को हम और क्या बांट सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को और हम दो भागों में बांट देंगे दोस्तों, पूर्णांक और दशमलव। क्या हम बांट देंगे, पूर्णांक और दशमलव में। अब इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव। ठीक है, दो भाग हो गए। अब हम दशमलव को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मेरा शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, जिसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, जो मेरा रिपीटिंग डेसिमल होगा वही मेरी परिमेय संख्या होगी, जो मेरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा दोस्तों वही मेरी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे होगा। इसे मिटा सकते हैं, मिटाकर ऊपर लिख रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या देखा था कि हमने दो भागों में बांटा, क्या, पूर्णांक और दशमलव। और हम पूर्णांक और देखो दोस्तों, हमारा समग्र शिक्षा चैनल है, इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय समय मिल सके दोस्तों। आइए देखते हैं पूर्णांक क्या है। मेरा पूर्णांक हमारा एक है और दूसरा पार्ट मेरा क्या था, दशमलव। दशमलव, ठीक है, दशमलव को भाई दो भागों में बांट देंगे हम। अब दशमलव का ही यहाँ पर पढ़ेंगे ही, बाकी पूर्णांक हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये हो गया ना। दशमलव को हम एक बांटेंगे पुनरावृत्ति दशमलव। क्या बांटेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव। क्या बांटेंगे, दूसरा है अपुनरावृत्ति दशमलव। मतलब इसे क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है ना, सॉरी नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये मेरा हो जाएगा क्या, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब रिपीटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमने बचपन में दोस्तों पढ़ा होगा। आइए देखते हैं साइड में थोड़ा सा कि जैसे 0.5 लिख दीजिए, 0.3333 इस तरह से जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको हटा करके ऐसे 3 पे बार लिख देते हैं। ऐसा लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, ये हम कर सकते हैं। और एक होता है अपुनरावृत्ति दशमलव, जैसे आ रहा है 0 के बाद दशमलव 1 2 6 7 8 9 है ना। तो ये क्या है, ये अपुनरावृत्ति दशमलव, किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे फिर हम, जैसे ये है तो क्या हम इस 0.5 को पुनरावृत्ति दशमलव में रख सकते हैं, नहीं, ये प्रश्न उठता है। तो क्या देखिए इसके बाद 0 0 0 रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ये भी पुनरावृत्ति दशमलव का ही रूप है। अब आते हैं दोस्तों, यहीं से एक प्रश्न निकलेगा। कभी कभी एसएससी में प्रश्न पूछा था एक बार 2015 में कि क्या पुनरावृत्ति दशमलव परिमेय संख्या का भाग है या नहीं, यहीं से आपको निकल कर आएगा। हम देखते हैं दोस्तों 0.5 हमने भी आपसे कहा कि पुनरावृत्ति दशमलव है, 0.4444, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके 0.4 पे बार लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप पुनरावृत्ति दशमलव क्या है मेरा, जैसे 0.16789, ये मेरा क्या है, आप पुनरावृत्ति दशमलव का ही भाग है। तो अगर हम चाहें तो इस जैसे हमने पढ़ा है बचपन में दोस्तों कि 0.4 पे बार है ना, बार को हटाएंगे क्या लिख देंगे 4.9 लिख सकते हैं। जितनी बार हम बार हटाएंगे उसके बटे में 9 लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये कंफर्म है। तो क्या हम इसको 0.4 को इस तरह लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए किसका रूप है, P/Q का रूप दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और परिमेय संख्या में हम क्या कहते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में रख सकते हैं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, आप पेन से लिख लीजिए अपने कॉपी पे, कि जो पुनरावृत्त दशमलव होते हैं वही क्या होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर हम तुमसे पूछें 0.4 पे बार क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं। 0.05 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है।
सकते हैं। अगर हम कहें ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो कहोगे बिल्कुल नहीं है। एक होता है पाई दोस्तों, पाई आप लोगों ने सुना होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान कभी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। पाई का मान आप जितना निकालेंगे उतना निकलेगा, जितना निकाल पाएंगे इतना निकालो। जो पाई का मान सर्वाधिक रटता है उसे मेमोरी किंग का नाम दिया जाता है। आप भी रटिए, आप मेमोरी किंग बनिए। तो एक पाई का मान यह है, और हमने बचपन में पढ़ा है 22/7। हम 22/7 को परिमेय संख्या के भाग में रखना चाहेंगे। क्यों? अभी तो कहेंगे आपने आगे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 को अपरिमेय का, जबकि दोनों एक ही मान है। नहीं, पाई का मान कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन 22/7 का मान एक निश्चित समय के बाद फिर से वही अंक रिपीट होने लगता है। यह एक रिपीटिंग डेसिमल का भाग है, इसलिए इसे हम p/q में भी व्यक्त कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। 22/7 का मान यदि आप दशमलव में रखेंगे, एक समय के बाद क्या होगा, रिपीट होने लगेगा दोस्तों। और ये p/q में भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसलिए 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं और ये परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए अब पूर्णांक का हम करते हैं दोस्तों वर्गीकरण। पूर्णांकों को कैसे बांटेंगे, मिटाते हैं, पूर्णांक की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम कैसे बांटेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3। एक बांटेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी +v बोले तो पॉजिटिव विज्ञान की भाषा, ठीक है। दूसरा हमारा बांटेंगे दोस्तों ऋणात्मक, -v, है ना। ये धन पूर्णांक है, और ये हमारा क्या है। तो तीसरा भाग क्या हो सकता है, तीसरा भाग हमने बताया आपको 0 रखेंगे। क्या 0 एक शून्य पूर्णांक है। 0 क्या है हमारा, तीसरा भाग हम किसको देंगे, शून्य को। शून्य क्या है दोस्तों मेरा, शून्य मेरा है 0 पूर्णांक। क्या है, शून्य मेरा क्या है, 0 पूर्णांक है। शून्य मेरा 0। ये 3 चीजें आ गई। अब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि ये क्या होते हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है दोस्तों, वह हमारा कहलाता है धन पूर्णांक, है ना। अगर हम आपसे कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दोस्तों, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब अब हम धनात्मक संख्या पूर्णांक को कितने भागों में बांट दिया, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, 3 भागों में बांटा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती हैं, हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कौन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये संख्याएं प्रकृति से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं। तो अब यदि इसमें हम 0 को जोड़ दें, इंक्लूडिंग 0, यदि इसी हम क्या कर दें, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हम 0 को जब जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 सहित। अगर हम कह दें ZERO 0 सहित, यदि हम 0 को इसमें जोड़ दें, है ना, 0 को जोड़ दें तो जो समुच्चय बनेगा 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो समुच्चय बनेगा दोस्तों, ये जो समुच्चय बनेगा यह क्या कहलाएगा, यह हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसे क्या नाम दे पाएंगे हम, सॉरी, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसे नाम क्या देंगे हम,
पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, अंग्रेजी वाले बच्चे से समझेंगे सेट ऑफ होल नंबर, है ना, क्या समझेंगे, सेट ऑफ होल नंबर। ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम जब जीरो को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। अब बताती जीरो पूर्णांक। फिर अब आपसे पूछा जाए ऋणात्मक पूर्णांक में कौन कौन से आएंगे, आपके मन में भी प्रश्न उठेगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक में हम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाएंगे। बिल्कुल बात समझ में ही था कि माइनस इन्फिनाइट से कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं में, सॉरी। तो माइनस इन्फिनाइट से हम चलते हैं अगर मान लीजिए तो डॉट 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 -5 -3 -1, है ना, इस तरह से चलेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस -1 तक, सॉरी माइनस इन्फिनाइट से -1 तक हम कहाँ जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक में जाएंगे। ये सीरीज हो जाएगी। अब आया जीरो। जीरो क्या है, जीरो भी एक पूर्णांक है। अब बहुत सारा विवाद है दोस्तों इस जीरो पर, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में जीरो कैसे होता था, जीरो तो आर्यभट्ट ने खोजा है, मालूम है कि नहीं। तो आप लोग कहें भगवान श्री कृष्ण के 108 रानियाँ कैसे थी, जब जीरो था ही नहीं, 108 पटरानियाँ। तो इस तरह से थी, कैसे थी, 108 कैसी थी, क्योंकि तब प्राकृतिक संख्याएं ही थी, तो ऐसे थी 108, है ना। आप बना लीजिएगा। तो जीरो में बहुत सारा विवाद है। तो जीरो का विवाद समझने के लिए हम समझेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, क्या था जीरो, जो जीरो एक पूर्णांक है। जीरो पूर्णांक का वर्गीकरण कैसे करेंगे, जीरो पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है। हमने पढ़ लिया धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, हमने पढ़ लिया ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आता है। अब हम जब जीरो में पढ़ेंगे तो जीरो को भी हम दो प्रकार से करेंगे। क्या, जीरो में एक आएगा सम संख्या, एक विषम संख्या। यही बहुत बड़ा विवाद है दोस्तों। बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि आप जीरो एक विषम संख्या है, कोई कहता है जीरो सम संख्या है ना, कोई कहता है जीरो पूर्ण संख्या है। और ये देखते हैं जीरो है क्या एक्चुअल में, है ना। तो जीरो क्या है, अगर हम यहाँ कहते हैं जीरो को दो भाग में बांट दे रहे हैं, सम संख्या। ये समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जीरो सम संख्या है विषम संख्या। ये मेरा करने का मेन मकसद यही है, इसका वर्गीकरण करने का। जीरो सम संख्या है विषम संख्या है, वैसे हम बता दे रहे हैं जीरो सम संख्या है, ठीक है। और क्या है, एक विषम संख्या, है ना। बताएंगे ही नहीं दोस्तों, सिद्ध करके भी बताएंगे कि जीरो सम संख्या ही है आज की। और मैं मिटा तो देता हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इसे नोट करते जाएं। ऐसा कंटेंट आने वाले आपको 15 सालों में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सम संख्या की यदि हम सीरीज बनाएंगे, मान लो हम बहुत अथाह सागर से चलते आते हैं, माइनस से चलते आ रहे हैं, माइनस से चलते आ रहे हैं, तो आप सभी को मालूम है जो संख्याओं की सीरीज होती, चाहे सम की हो चाहे विषम की हो, दो दो अंकों के अंतर पर चलती है, ठीक है। जैसे माइनस इन्फिनाइट से चले, सम संख्या में डॉट 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 -6, फिर जब दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4, फिर जब दो जोड़ेंगे क्या आएगा, -2, फिर जब दो जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 2, समझ रहे हैं। फिर जब दो जोड़ेंगे, सॉरी जब दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करते चलेंगे कि -6, फिर -4, -0, फिर 0 में दो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2, फिर दो जोड़ेंगे 4, दो जोड़ेंगे 6, दो जोड़ेंगे 8। देखिए आपको निरंतर सम संख्या की सीरीज मिलती चली जा रही है। कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से चले तो -6, -4, -2, दो दो हम जोड़ते गए और हमको सीरीज मिलती गई और अंत में क्या मिला, हमको 0 मिला। हम विषम संख्या पर भी यही करेंगे दोस्तों। हम माइनस इन्फिनाइट से चलेंगे, डॉट 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 -5, -3, दो जोड़ते जा रहे हैं दोस्तों, -3 से कम -1। जब -1 में दो जोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, सीधा +1 पे चले जाएंगे। हम कहाँ चलेंगे दोस्तों, 1, फिर जोड़ेंगे 2, 3, फिर 2 जोड़ेंगे 5, फिर 2, 7। देखिए दोस्तों इस सीरीज में कहीं हमको 0 नहीं दिखा, सीरीज में कहीं हमको 0 नहीं दिखा। एक तो यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं कि 0 एक क्या है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है। फिर एक प्रॉपर्टी आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। उस प्रॉपर्टी से हम देखेंगे
कि जीरो कैसा पूर्णांक है, सम संख्या है, धन या विषम संख्या है, क्या है संख्या। तो दोस्तों अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ी थी कि सम और सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या धन सम संख्या करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलने वाला जो रिजल्ट है क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विषम संख्या को हम जोड़ेंगे और विषम संख्या को जोड़ेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 होगी। एक प्रॉपर्टी 3 हम पढ़े थे कि विषम संख्या को हम जब जोड़ेंगे और विषम संख्या धन सम संख्या, समझ रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। चलिए इस प्रॉपर्टी में हम रखते हैं, एक बार हम जीरो को सम मानेंगे और एक बार जीरो को हम विषम मानेंगे। अगर सम माने प्रॉपर्टी सही होती है तो जीरो सम संख्या है, विषम मानने प्रॉपर्टी सही होती है तो जीरो विषम संख्या, क्योंकि प्रॉपर्टियां गलत नहीं होती हैं। कह रहा सम धन सम, हम मान रहे हैं कि माना जीरो एक क्या है, सम संख्या, हमने मान लिया कि जीरो एक क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या जब मान के काम कर रहे हैं तो जीरो सम है, किसी सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो उत्तर सम आना चाहिए। चलो मान लेते हैं जीरो एक सम संख्या है, एक सम संख्या के साथ हम जोड़ दिए 6 के साथ, दोस्तों आंसर मिल गया हमको 6। सम 6 क्या है, एक सम संख्या है, प्रॉपर्टी सही निकल गई। चलो फिर चलते हैं विषम संख्या और सम संख्या, विषम और विषम को जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम एक लेते हैं एक है 4, 4 क्या है, सम संख्या है, सॉरी गलत जोड़ दिया, विषम लेना है ना, विषम 5 क्या है, एक विषम संख्या है, और हम 5 को -5 से जोड़ दे रहे हैं। -5 भी क्या है दोस्तों, विषम संख्या। जब विषम और विषम को जोड़ रहे हैं तो सम आना चाहिए। तो दोस्तों देखो जब ये टूटेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 चला जाएगा, बचेगा क्या, जीरो। हमने जीरो को क्या माना है दोस्त, सम संख्या माना है, तो सम आ गया, तो प्रॉपर्टी ये भी सही हो गई। तीसरी बात पे चलते हैं, विषम संख्या धन सम संख्या। हम एक लेते हैं विषम 7 है और जीरो क्या है, सम है। हमने जीरो को सम मान के रखा है ना, तो जीरो को जब हमने सम मान लिया तो विषम धन सम बराबर विषम आना चाहिए, आ गया 7, आगे यानी विषम संख्या आ गई, प्रॉपर्टी सही हो गई। तो ये मान के चलना ही है, नहीं जीरो विषम संख्या नहीं है, जीरो केवल और केवल सम संख्या है। ये आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर चलना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप विदाउट कॉपी पेन के मत बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आने वाले कई वर्षों तक ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। आपके लगातार पसीना बहा रहे हैं, आप लगातार बहाएंगे, सिर्फ क्या है आपको मेहनत करना है, कंटेंट देना मेरा काम है। चलिए अब एक बार हम जीरो को विषम मान कर देखते हैं, है ना, क्योंकि एक पक्ष को सुन करके न्याय नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब न्याय के लिए माना जीरो की बार हमने क्या मान लिया, जीरो विषम संख्या, हमने मान लिया जीरो विषम संख्या है। अगर अब की बार प्रॉपर्टियां सही होती हैं कि नहीं देखते हैं। तो कहा सम धन सम बराबर सम। ठीक है, हम एक सम संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि जीरो क्या है, हमने विषम मान लिया। तो जब जीरो को हम विषम मान लेते तो यहाँ पे चलते हैं, पहले जीरो को हमने क्या माना है, विषम। ठीक है, एक विषम संख्या के साथ हम जोड़ देते हैं, तो एक विषम संख्या के साथ हम जोड़ दिए 5, है ना, तो आना कितना चाहिए, सम। लेकिन दोस्तों आ क्या गया, जब जीरो विषम संख्या है और एक विषम संख्या के साथ हमने जोड़ दिया, आना चाहिए सम, लेकिन आ क्या गया दोस्तों, विषम। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई है, गलत, आना चाहिए सम लेकिन आया क्या, विषम। फिर आप देखते हैं, हम आपकी बात जीरो को विषम माने हैं, जीरो एक विषम संख्या है, ठीक है, मान हमने लिख दिया। एक सम संख्या पर जोड़ देते हैं, 4 पे जोड़ देते हैं, या जिस पर आपका दिल कहे वो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो जब 4 पर जोड़ेंगे तो विषम और सम को जोड़ने में क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, लेकिन आया क्या दोस्तों, 4 तो सम संख्या है। तो मतलब प्रॉपर्टी क्या है, ये भी गलत निकल गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम जीरो को विषम मान के चल रहे हैं तो प्रॉपर्टियां गलत हो रही हैं। और सीरीज में भी हम चलते हैं, देखो दोस्तों, विषम संख्या की, तो कहीं पे हमको 2-2 के अंतर पर हम चल रहे हैं, तो हमें कहीं पर जीरो नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जीरो एक
सम संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक है। सदैव आपको मान के चलना है आने वाले 50 सालों तक, 100 सालों तक, 500 साल, जहाँ तक आप मान सकते हैं, आपकी कल्पनाएं जहाँ तक जाएं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले पार्ट नंबर सिस्टम पार्ट 2 में आगे बहुत सारी बची संख्याओं का भी आपको वर्गीकरण पढ़ाएंगे, धन पूर्णांक पढ़ाएंगे, ऋण पूर्णांक पढ़ाएंगे। ठीक है, आप अभाज्य संख्या, अभी बाकी हुए धन पूर्णांक का जो भाग है, उन भागों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों। और आप लगातार आप मेहनत करें, रिवाइज करें इस चीज़ को। जहाँ पर नहीं समझ में आता वहाँ आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, वापस पुनः देख लेना है कहाँ पर हम भूल रहे हैं। नोट्स आप बनाते चलिए, कंटेंट बहुत आवश्यक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल समग्र शिक्षा को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट समय में आने वाली वीडियोस समय समय प्रोवाइड हो सकें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मेहनत तो हम आप करते हैं, मेहनत को सही दिशा देना हमें आवश्यक है। क्योंकि एक बहुत जेन्युइन सी बात यह है दोस्तों कि वो सही निर्णय भी समय बीत जाने के बाद लिया गया क्या कहलाता है? गलत कहलाता है। जो सही निर्णय होता है, यदि वो समय बीत जाने के बाद लिया गया तो सही निर्णय कोई महत्व तो नहीं रह जाता। उसी तरह आप लोग से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको वीडियोस देखना है, मेहनत करके आप देख रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाते चलिए, समय बर्बाद न हो, समय का सार्थक उपयोग हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय और मनुष्य में केवल एक ही संबंध है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है उस तो समय को कुछ नहीं जाता, लेकिन जिस व्यक्ति को समय बर्बाद करता है उसको सब कुछ चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई दोस्तों, राम राम, गुड नाइट सभी दोस्तों को, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।